भारतीय टेलीविजन में पहली बार एक ऐसा शो हम आपके लिए लाए हैं जहां प्रॉपर्टी बाजार की सारी जानकारी आपको एक जगह मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी बाजार की तमाम हलचल हम आपके लिए इस शो में समेट कर लाते हैं। रियल एस्टेट को कौन सा फैक्टर कहां प्रभावित कर रहा है, कहां निवेश आपको देगा फायदा, कहां बढ़ेंगे दाम और साथ ही आपके भेजे सवालों के जवाब। अगले 1 घंटे में हमारे साथ प्रॉपर्टी इंडिया में, साथ ही प्रॉपर्टी पर जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारी प्रॉपर्टी वेबसाइट पर जाना ना भूलें, netv.com/property। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार कैसे हैं ये आपको पता चलेगा एक्सपर्ट्स की नजरों से। साथ ही आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे साइज और बजट के हिसाब से भी अपनी प्रॉपर्टी चुन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या है खास। भारतीय प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करना अब भी है क्या सुरक्षित? चीन की प्रॉपर्टी बाजार की मंदी का कितना असर पड़ेगा भारत पर? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। रियल एस्टेट की खास संस्थाओं से ट्रेनिंग पाने वाले पेशेवर लोग क्या बदल देंगे प्रॉपर्टी बाजार को? आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि प्रॉपर्टी में निवेश सुरक्षित है, प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते हैं। लेकिन क्या वाकई भारत के प्रॉपर्टी बाजार में स्थिति रिसेशन प्रूफ है? क्या यहां दाम कभी नहीं गिरेंगे? कई जानकार मानते हैं कि जो हाल अमेरिका और चीन में हो चुका है, जहां पर रियल एस्टेट का गुब्बारा फूट चुका है, वो स्थिति भारत में भी आ सकती है। इस स्थिति पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। रियल एस्टेट सेक्टर में चीन की चमक फीकी पड़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन में प्रॉपर्टी के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे के पूरे शहर बने हुए खाली पड़े हैं, लेकिन मकान लेने वाला कोई नहीं है। डर ये है कि कहीं भारतीय रियल एस्टेट बाजार की भी यही हालत तो नहीं होने वाली, या भारतीय बाजार भी चीन के रियल एस्टेट बाजार के बुलबुले की तरह है। विशेषज्ञ इस डर को खारिज करते हुए कहते हैं कि दोनों देशों के हालात भी अलग हैं और मंदी से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो भी अलग हैं, इसलिए ऐसा होना मुश्किल है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो सर्विसेज डिपेंडेंट है और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है और वो एक हमारी जो असली दिशा है उसको दर्शाता है। तो उसको समझते हुए मैं समझता हूँ कि इंडिया में रियल इकोनॉमी है और चाइना में थोड़ी आर्टिफिशियली इन्फ्यूज्ड इकोनॉमी है। तो उसमें ये सबसे बड़ा अंतर है और उसका रीज़न ये है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में उतने सेटबैक्स नहीं आएंगे जितना चाइना में एक सर्ज आएगा और पीक पॉइंट आएगा और शायद ड्रॉप आएगा। आज 12 से 17 के बीच में टोटल जो हाउसिंग की डिमांड है या रिक्वायरमेंट है वो करीब 8 करोड़ 88 लाख या तकरीबन 9 करोड़ के करीब डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इस सिचुएशन पे अगर हम देखें तो बबल की बात जो है वो थोड़ी सी इंडिया के भारत के केस में वो उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं लगती। आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के सभी बड़े बाजारों में हालांकि बिक्री की रफ्तार धीमी रही है, लेकिन इसके बावजूद दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 2007 और दिसंबर 2013 के बीच प्रॉपर्टी के दाम 10.5% बढ़े। मुंबई में यह दर 12.5% की रही। कोलकाता में दाम भी दिल्ली की तरह 10.5% बढ़े, जबकि चेन्नई में निवेशकों ने 19.4% का मुनाफा कमाया। भारतीय रियल एस्टेट के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कानूनों की कमजोर निगरानी, महंगी लागत और अफसरशाही की वजह से होने वाली देरी। लेकिन जानकारों का कहना है कि यहाँ के बाजार में चीन के बाजार जैसा बुलबुला नहीं है जो आसानी से फूट जाएगा। बस जरूरत महंगाई को काबू में करने और खरीदारों का विश्वास जीतने की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर चीन का रियल एस्टेट बाजार गिरता है तो क्या भारतीय बाजार पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी।
तो चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि आहूजा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया के, और शशांक जैन हैं जो कि EDN लीडर हैं रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन सर्विसेज PwC इंडिया के। आप दोनों का स्वागत है। तो शुरुआत आपसे करते हैं। रवि, आपको क्या लगता है भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में गुब्बारा यानी कि जिसे हम बबल कहते हैं वो है या सिर्फ एक मिथ है? नहीं, मैं एक तरह से ये नहीं मानता हूँ कि बबल है। जो इंडिया का या भारत का जो रियल एस्टेट माना जाता है वो एक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है हमारी, और उस वजह से एंड रियल एस्टेट इज़ अ वेरी लोकल स्टेट सब्जेक्ट। तो हर एक सिटी अपना ही डायनामिक लेके डिमांड सप्लाई का चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इंडिया के टॉप 7-8 सिटीज़ देखें तो बेंगलोर में आज भी बिक्री हो रही है। IT सेक्टर अच्छा कर रहा है जो कि वो सिटी डिपेंडेंट है उस पर। NCR हमने देखा है कि 10 to 15% प्राइजेस का ड्रॉप देखा है हमने, वहाँ बिक्री कम है, इन्वेस्टर एग्ज़िट चाह रहे हैं और सेल नहीं हो रहा। तो एक मिक्स बैग सा डिफरेंट सिटीज़ में हमने ये रुख देखी है। ये किसी भी दौरान एक बबल जैसा नहीं लग रहा। हमने देखा है कि हाउसिंग की वैसे ही शॉर्टेज इन 7, 8, 9 शहरों में मैं समझता हूँ 2013 के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो लगभग 25 लाख यूनिट्स की जो डिमांड है उसे पूरा करने के लिए लगभग 11-12 लाख यूनिट्स ही सप्लाई में आने वाली हैं। तो एक तरीके से 10-11 लाख यूनिट्स की शॉर्टेज जो है वो बनी रहेगी। तो एवरी मार्केट हैज़ टू बी सीन डिफरेंटली, और मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई बबल है। हालांकि गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ ये प्राइजेस हो सकता है फर्म रहें रादर देन करेक्शन, क्योंकि जो नई सरकार आई है उनका मैनिफेस्टो ये डिमांड करता है कि देयर विल बी गुड जॉब क्रिएशन एंड देयर विल बी एक ग्रोथ सा अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखेंगे और जॉब क्रिएशन देखेंगे तो उसमें हमें डिमांड आगे मिलेगा, और जो पेंट अप डिमांड है उसको कन्वर्जन में बदलना इजी हो जाएगा। कुछ पॉकेट्स में करेक्शन डेफिनेटली हम देखेंगे। जी, शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, कुदरत का नियम है। पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट प्राइसेस इंडिया में बढ़े और बढ़े हैं, तो ये क्या कभी नीचे नहीं आएंगे? आप करेक्शन की कोई संभावना नहीं देखते? अगर हम बुलबुले को अलग भी रख दें तो क्या आप करेक्शन की संभावना देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कुदरत का नियम है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ये उतार चढ़ाव के लिए। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम लेंगे, 6 महीने लेंगे, 2 क्वार्टर लेंगे, 1 साल लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे रवि ने कहा, जिनसे मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, कि 10-15% हो सकता है दरों में गिरावट आ गई हो। लेकिन अगर आप जैसे 10 साल की बात कर रहे हैं कि इंडिया में ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ मैं नहीं समझता कि ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड 10 साल 15 साल की हम बात कर रहे हैं तो गिरावट आएगी। आई थिंक जो लोगों को देखना है कि अपना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन लोगों को थोड़ा रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। अगर आप 10, 12, 15%, 18% सालाना इंक्रीज़ की एक्सपेक्टेशन से आप चलेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ग्लोबल क्राइसिस से पहले की रिटर्न, जब लोगों को आदत थी कि 1 साल में 30%, 50% रिटर्न उनको मिल गया इन्वेस्टमेंट पे, वो दिन नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप उससे मापदंड करेंगे तो आपको लगेगा कि मंदी आई है, बबल भी है, ये सब चीज़ें लगेंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से सोचेंगे तो फंडामेंटली सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेंथ है। रवि, अगर बात करें कि सेक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत है, चलिए मान लिया बबल नहीं है, लेकिन कुछ मंदी जो है उसको पार पाने के लिए आखिर क्या ज़रूरतें हैं इस सेक्टर की? और अब सरकार भी नहीं है, साल भी नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे कि क्या चाहिए? मेरे ख्याल से सरकार ने तो अपना मैनिफेस्टो में अनाउंस किया हुआ है 100 न्यू अर्बन सेंटर्स। ये 100 न्यू अर्बन सेंटर्स को क्रिएट करने में और मार्केट में लाने में जो सैचुरेटेड लोकेशंस है उनको डीकंजेस्ट करेंगे। और ये जो न्यू अर्बन सेंटर्स, हालांकि ओवरनाइट या 1 आध साल में मैं समझता हूँ ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसकी अच्छी प्लानिंग से सरकार इस पे काम करे और
अगर हम ये 100 न्यू अर्बन सेंटर्स में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्टमेंट करे, तो एक जो सैचुरेटेड लोकेशंस हैं उनमें से डीकंजेशन देख के इन अर्बन सेंटर्स में जो नया ग्रोथ और नई प्राइस पॉइंट्स देखने को मिलेंगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने हमेशा देखे हैं, पास्ट में, करंट में और फ्यूचर में भी देखेंगे कि वो रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये अर्बन सेंटर्स जो आएंगे, क्लियरली नंबर 1 आई थिंक दैट इज़ अ वन वे फॉरवर्ड, जो हमारी नई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई किया हुआ है। दूसरा मैं समझता हूँ हमारी सर्विसेज इकोनॉमी है। 80% जो ऑफिस की डिमांड हम देखते हैं, मैं लिंक करूँगा ऑफिस को रेजिडेंशियल से, जो हम ऑफिस की डिमांड देखते हैं 80% IT और ITES सेगमेंट से देखते हैं। तो शहर जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, इन शहरों में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ये जॉब क्रिएशन से होते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार अगर इस तरीके से जो जॉब क्रिएशन, जो आउटसोर्सिंग का माहौल इंडिया में क्रिएट हुआ है और हमारी पार्टनरशिप US और यूरोपियन कंपनीज से और उनके देशों से अच्छी रही, तो ये हम देखेंगे ये डिमांड को फैसिलिटेट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आहूजा, शशांक जान है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर रियल एस्टेट बाजार में बबल फूटे ना फूटे, लेकिन ये तय है कि रियल एस्टेट में बहुत शानदार रिटर्न्स की उम्मीद शायद अब करना बेमानी होगा, क्योंकि प्राइसेस अब एक स्तर पर आकर स्टेबलाइज हो गए हैं, ऐसा जानकारों का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम समझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। ढेरों सवाल आप लोगों से हमें रोज मिल रहे हैं, जानेंगे कौन से शहर में कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।